गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आप में से कई लोग जानना चाह रहे थे कि सर एनटीए का क्या ओपिनियन है इस नीट पेपर लीक के बारे में। तो आपने सबने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। एनटीए डायरेक्टर जो विनीत जोशी हैं, उन्होंने बोला भी है कि जिसको हम मीडिया जिसको पेपर लीक बोल रहा है, एक्चुअली वो पेपर लीक नहीं है, वो है एक प्रकार का मामला है जहां पे चीटिंग है या माल प्रैक्टिस है। उनका बोलना है एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ऐसा किया गया और बाकी जितने देश भर में लीक की खबर मिल रही है, पुलिस उसकी जांच कर रही है और अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि हम कह सकें कि पेपर लीक हुआ है। तो क्लियर कर दूं मैं आपको कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीक एंड माल प्रैक्टिस। के पेपर लीक होने का मतलब है कि मल्टीपल सेंटर पर एक टाइम में पेपर जो है कई जगह बट गया हो, ऑलरेडी पेपर मार्केट में अवेलेबल हो, बिक रहा हो पेपर, और कई सारे लोगों के संपर्क में हो पेपर, और ये पेपर जो है वो पहले यानी पेपर के कंडक्ट होने के पहले ये पेपर बाहर आ चुका हो, उसे लीक की कैटेगरी में लाया जाता है। ठीक है, यदि लीक वाली घटना होती तो एनटीए जो है वो जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए दोबारा एग्जाम को रिकंडक्ट करता है। पर यहां पर मामला लीक वाला नहीं है, यहां पर मामला जो है वो चीटिंग वाला है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जो है चीट कराने के लिए उसके पेपर को जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर से व्हाट्सएप के थ्रू बाहर फोटो खींचकर बाहर भेजा गया, बाहर सॉल्वर ने पेपर को सॉल्व किया और उसके बाद फिर जो है वो उसके जो आंसर शीट है उसको भरने में बच्ची की हेल्प किया गया। ठीक है, हालांकि आज वो लड़की भी अरेस्ट कर ली गई है और वो इन्विजिलेटर भी अरेस्ट हो गए, कई सारे लोग जो है वो उससे जुड़े हुए अरेस्ट हुए। के बाकी जो अलग अलग जगह से कि सीकर से खबर आया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है उसके अंदर, और वाराणसी से खबर आया, दो चार जगह से अलग अलग जगह से खबर आया, तो खबर की जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अभी कुछ टिप्पणी कर पाना जल्दबाजी होगा कि एग्जैक्टली मुद्दा क्या है। ठीक है, हालांकि एनटीए अपनी पूरी नजर इस पर जो है वो बनाए हुए है कि मैटर में क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह कि अब कई बच्चों का बोलना है कि उन्होंने जैसे अभी कुछ लोगों ने change.org पर रिट लगाया, उस पिटीशन के लिए अप्लाई, रिट नहीं बोलेंगे, पिटीशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप एग्जाम को, नीट को आप रिकंडक्ट कराओ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि नॉर्मल डेज होते तो शायद नीट को रिकंडक्ट कराने के बारे में गवर्नमेंट सोचती भी सही के, पर आज ये कंडीशन है कि आज हम कोविड-19 की थर्ड वेव के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर और अपने आसपास के रिसोर्सेज को तैयार कर रहे हैं कि थर्ड वेव से हम निपट सके यदि आती है तो। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इस कोविड वाली सिचुएशन में जहां पर कि एक पहले रिट लगी थी, यानी आपके एग्जाम होने के पहले भी एक रिट लगाई थी बच्चों ने कि जिसमें कि एग्जाम को लेट करने के लिए कहा गया था कि कोविड-19 चल रहा है तो इसलिए आप एग्जाम को और लेट कीजिए, मतलब सितंबर में भी एग्जाम ना होकर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम के लिए एक रिट लगाई गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा कोई रिट हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट प्रोसीजर है, सरकार जाने और जो है वो एजेंसी जाने के, अभी हमारे पास ये रिट नहीं इंटरटेन करेंगे हम। तो वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि इतने मुश्किल के बाद जो है नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसके बाद उसमें लीक का खबर आया, और जिसको एनटीए बोलता है कि लीक बोलना मीडिया की गलती है, कि इसको लीक नहीं बोलना चाहिए, इसको चीटिंग या माल प्रैक्टिस बोलना चाहिए। उस लड़की के खिलाफ एनटीए ने कार्रवाई भी किया कि वो आगे फ्यूचर एग्जाम वो नहीं दे पाएगी कम से कम 3 साल तक। तो ये तो बात हुई पेपर लीक के बारे में कि भाई पेपर लीक है या माल प्रैक्टिस है। तो ये जो हम लोग कॉमन एक वर्डिक्ट तैयार कर रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, कहीं से भी खबर आ रही है कि पेपर यहाँ से लीक हो गया, पेपर यहाँ से लीक हो गया, तो जबकि पुलिस का बोलना है कि ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हमें, ऐसा कोई हमको जो है वो पुख्ता कहीं से पेपर मिल गया हो। वो कई जगह पे ऐसा भी हुआ, कई जगह पर ऐसा भी हुआ है कि पेपर लीक की खबर को उन्होंने जो है जानबूझकर फैलाकर उन्होंने बच्चों से पैसा लिया उन्होंने और उनको पेपर दिया, और जो भले अब होता क्या है कि एक बार पैसा देने के बाद, कुछ पैसा एडवांस देने के बाद नहीं आया तो वो सामने वाली पार्टी जो पैसा लेती है वो गायब हो जाती है। मतलब जिसको बोलेंगे हम चीटिंग बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, इसको ठगना बोलेंगे। तो ठगी की घटनाएं भी सामने आई इस पर, तो इसलिए अभी फिलहाल कोई भी टिप्पणी हम इस पर करें वो वाजिब नहीं है। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई कि एनटीए पेपर लीक या हम बोले पेपर चीटिंग के बारे में। ठीक है, पर सच बात तो यह है कि मैं हमेशा बात बोलता हूं कि आज यदि हम बोले आपसे कि चलो ठीक है, हम ये बोले कि मेडिकल कॉलेज के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए, सब आओ, सब डॉक्टर बनो, चलो ठीक है, मैं तब भी दावा करता हूं आपसे 2% लोग ही डॉक्टर ढंग के बन पाएंगे, कर पाएंगे कुछ, वो बाकी लोग जो है वो नहीं कर। मेडिकल की पढ़ाई कोई हलवा थोड़ी ना है कि
डब्बा खोला, निकाला, खा गए, ठीक है। अरे मेडिकल की पढ़ाई जो है ना, वो आपका पूरा का पूरा जो है वो तेल निकाल लेती है, पूरा निचोड़ देती है आपको, ठीक है। मेडिकल की पढ़ाई में इतनी मोटी मोटी किताबें हैं कि पूरी किताबें इकट्ठी होकर किसी को मार दी जा रहा तो आदमी 4-10 दिन कोमा से बाहर नहीं निकलेगा। मेडिकल की किताब जब आप मेडिकल वाले बच्चे हॉस्टल शिफ्ट करते हैं ना, तो खुद तो अपना सामान बैग में पैक करके हाथ में ले आते हैं, किताबों के लिए ऑटो करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि लोडिंग ऑटो वो भी किताबों के लिए करना पड़ता है। तो कहने का मतलब इतनी सारी किताबें मेडिकल में होती है, इतना जो है वो स्किल वाला काम होता है, वहां पर कहाँ नकल कर लोगे भाई, ठीक है। कितना नकल कर लोगे आप, क्या कर लोगे नकल करके आप, ठीक है। आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे होते। हाँ, ये बात जरूर है, इस पूरे लीक प्रकरण से या चीटिंग के प्रकरण से, इस तरह के एपिसोड से क्या होता है, जो योग्य बच्चा है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो कुछ नंबर से बाहर रह जाता है। और मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन कट ऑफ इतना ऊपर है कि जो टैलेंटेड बच्चा है, मतलब दूसरे राज्य में, दूसरे स्टेट में 540 नंबर पर बच्चा एमबीबीएस के अंदर पहुंच रहा है, लेकिन यूपी बिहार में कोई पूछ नहीं रहा। सेम मार्क्स सेम है, रैंक भी आसपास है, लेकिन एक स्टेट में आपको एमबीबीएस करने मिल रहा है और एक में नहीं मिल रहा आपको। तो सरकार को, गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे इन सब चीज़ों को हम जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पूरा, जब देश में संविधान में ये व्यवस्था है, देखिए मेरा निजी मत है ये, इसको आप उसको लेके आप अदरवाइज मत लीजिएगा इस चीज़ को, कि देश में है कि भाई हम कहीं भी रोजगार जाकर कर सकते हैं, कि तो एजुकेशन शुड बी नेशनल के लिए है, तो उस कहीं भी एडमिशन ले सके व्यक्ति, है ना, जिससे कि योग्य बच्चा जो है वो एकदम से बाहर ना हो जाए। हालांकि इसमें वो बच्चे गुस्सा करेंगे कि जिनके नंबर थोड़े अलग है, राज्य दूसरे, तो खैर कई स्टेट में उतना अच्छा पढ़ाई का लेवल नहीं, तो मतलब मुझे लगता है सरकार ने कुछ सोचा ही होगा इस बारे में। लेकिन तब भी मैं बोलूंगा कि कुछ ना कुछ, तो हमको ऐसा है कि यदि आप केवल मेडिकल की सीटें बढ़ा देने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कारण ये है कि आपको डॉक्टर्स को वो अपॉर्चुनिटी और वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी कि वो गांव में जाकर ठीक से काम कर सकें। एक आदमी को यदि आप स्टेथोस्कोप देके गांव में छोड़ दोगे, कोई फैसिलिटी नहीं होगी, तो वो इलाज नहीं कर पा रहा। मेडिकल इज ए वेरी स्किल्ड जॉब, ठीक है। खैर, अब आते हैं हम दूसरी बात पर, ठीक है, अपने दुख की बात करते हैं। कई लोग जो है बड़े दुखी होते हैं कि साहब कि मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, मेरा चौथा अटेम्प्ट था और मेरा एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकल पाया और मैं क्या करूं, मेरे 520 नंबर आ रहे हैं। तो मैं आपसे हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको क्या करना है, तो आप अपने आप से पूछिए कि पिछले 4 अटेम्प्ट में आपने कितनी ईमानदारी से अपने आप को एग्जाम के लिए झोंका है आपने। क्या जिस बच्चे के 580 या 620 या 685 या 700 नंबर आ रहे हैं, उस बच्चे की तुलना में यदि आप अपने आप को कंपेयर करेंगे तो कहां पर आप कमजोर हो रहे हैं? क्या आपने किसी विशेष सब्जेक्ट से आपने मोह रखा है, किसी विशेष सब्जेक्ट को आपने त्याग रखा है, उससे आपने दूरी बना रखी है, उसको एनालाइज कीजिए और ईमानदारी से एक पेपर पर अपना आत्म आकलन कीजिए कि मेरे 500 नंबर है, 450 नंबर है, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं रो लूं इसको लेके, सर क्या होगा मेरा, मम्मी क्या होगा, पापा मेरा क्या होगा, पापा मेरे बस का नहीं है, तो मैं रो लूं इसको लेके, कि रो लूं मतलब बात खत्म हो गई है, चैप्टर क्लोज के। या सेकंड ये कि मैं इस बात का इंट्रोस्पेक्शन करूं कि मेरे जो नंबर कम आए इसके पीछे कारण क्या है। क्या मेरी पढ़ाई में कहीं मैंने कमी छोड़ी है? क्या मैंने यदि कमी छोड़ी तो उस कमी को पूरा करते हैं। क्या मेरा मन ही नहीं करता, बस मेरा लोगों को सुनकर डॉक्टर बनने का मन करता है, लेकिन अंदर से इतनी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती है। मन करता है कोई बस गिफ्ट में दे जाए मेरे को। क्या ऐसा सोचता हूं मैं, या मैं सच्ची में बुद्धू हूं कि मेरे को समझता ही कुछ नहीं, मेरे को जो पढ़ा रहे टीचर सर पे से गुजरता है, ठीक है। मैं बस आकर्षण होता हूं कि कोई आके कोर्स बेच रहा है, ट्रेनिंग कोर्स बेच रहा है, तो बस मैं उसके पास जाता हूं, कभी मेरे पास आता हूं, कभी तीसरे के पास जाता हूं, कभी चौथे के पास जाता हूं, और बस मेरा काम यह है कि पिताजी से पैसे लेके 3000 रुपए कभी इसको भर दिए, कभी 4000 उसको भर दिए, सोच के कि कोई ना कोई मुझे सिलेक्शन दे देगा। और वो सारे लोग कमाकर निकल गए, और मैं गवाकर बैठा हुआ हूं। सोचिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए अपना कि ये जो चीजें हैं वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो कुछ कहीं नहीं है। दुखी हो जाना तुम्हारा और संघर्ष करके आगे बढ़ जाना, ये तुम्हारे अंदर है। एक बार एक आदमी होता है, 70 साल की उसकी उम्र होती है, और उसके परिवार में कोई होता नहीं है, बेटा एक आध बेटा था उसका तो कहीं दूर चला गया होता है, एक बेटी थी तो उसकी एक डेथ हो गई होती है, परिवार में कोई होता नहीं, अकेला बुजुर्ग व्यक्ति होता है, लकड़हारा होता है। तो वो गांव अपना जो रोज अपने जंगल जाता है, लकड़ी काट के आके वहां पे गांव में बेच देता है, और थोड़ा सा पैसा मिलता है, उससे अपने खाने पीने का सामान लेके अकेला बुढ़ापे में जो बना सके खा सकता था वो खाता है वो।
बहुत मतलब कुल मिलाकर उसका जीवन जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है, बारिश के मौसम में बड़ी दिक्कत आती है। बारिश के मौसम में दिन में जाता है जंगल में, लकड़ियां काटता है, लकड़ियां लेके आता है, लेकिन शाम के समय पानी गिर जाता है। पानी गिर जाता है तो लोग बाग गीली लकड़ियां लोग बाग लेते नहीं है। अब लकड़ी कैसे बचाए? मैं गीली लकड़ी आदमी बोलता नहीं, मैं सूखी लकड़ी ला के दोगे तो हम ले लेंगे, पर सूखी लकड़ी वो बेचारा कहां से लाए? जंगल में तो लकड़ियां गीली हो चुकी होती है, पानी गिर रहा होता है, तो कई बार बेचारा भूखा रह जाता है। 2 दिन हो चुके होते हैं उसको, उसकी लकड़ियां बिकी नहीं होती, पैसा कुछ होता नहीं, घर में खाने कुछ होता नहीं, तो एक तरह से बैठे बैठे बोल रहा होता है कि हे भगवान, हे मौत के देवता, इतना तुम छोटे छोटे लोगों को ले लेते हो, है ना। वो देखो गांव में वो लड़की थी 15 साल की, उसको बीमारी हुई, वो मर गई, वो फला पत्ती 25 साल में खत्म हो गया, वो 35 साल में खत्म हो गया। मैं 70 साल का आदमी इतने कष्ट भोग रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, ऐसा है, मेरे आस आगे पीछे कोई नहीं है, कितना दुखी हूँ मैं, और तुम यदि सुन रहे हो मेरे को तो तुम मुझे क्यों नहीं ले लेते तुम? ऐसा वो बोल रहा होता है, अपनी मृत्यु के बारे में बोल रहा होता है कि भैया मौत के देवता आके मुझे ले जाके। अब उसी समय क्या होता है कि एक आदमी उसके कंधे पे हाथ रखता है, बोलता भैया कौन दिखता है? एक लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, अजीब से काले कपड़े पहनकर। बोलता तुम कौन हो? तो बोलता मैं मौत का देवता हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, तो हालांकि तुम्हारा वक्त अभी आया नहीं, तुम्हारा वक्त आने में भी 10 वर्ष का वक्त बाकी है, कि तुम्हारा जो टाइम खत्म होने में भी 10 ईयर्स बाकी हैं, लेकिन तुम इतनी करुणामय पुकार कर रहे थे, मुझे याद कर रहे थे, मुझे कोई याद नहीं करता। मौत का देवता बोलता मुझे आज तक किसी ने याद नहीं किया कि कोई मुझे याद करे कि आ जा भाई, ठीक है, तो लेकिन तुम मुझे इतने करुणामय तरीके से याद कर रहे थे, तो मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं क्या, तो मैं आ गया तुम्हारे पास कि चलो ठीक है, कभी कभी कोई ऐसा काम भी कर देना चाहिए जो भले में हो। तुम 10 साल तुम्हारी उम्र है बची हुई अभी, लेकिन तुम बोल रहे हो कि तुम्हें मृत्यु को गले लगाना है, तो मैं आ गया, चलो ले लेता हूँ तुम्हारे प्राण, तैयार हो तुम उसके लिए? अब उस बूढ़े आदमी समझ में बात आती है, यार गलती हो गया, जिंदा तो हूं कम से कम, मैं गलती हो गया, अभी तो मर जाऊंगा मैं, जब मर जाऊंगा तो क्या खाना पीना, क्या सुख हो ना क्या दुख, कौन अपना ना कौन पराया। बोलता नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे भूखा था इसलिए बोल रहा था कि 3 दिन से खाना नहीं खाया मैंने, इसलिए मैं ऐसा गुस्से में आके बोल रहा था, बाकी मेरा मतलब ये नहीं था, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, यदि मेरा 10 वर्ष का वक्त बचा है तो मुझे प्लीज जीवित रहने दो, और अगले आगे से मेरे सामने कभी मत आना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं केवल दुखी होकर ये बोल रहा था। तो बोलता ठीक है तुम्हारी मर्जी, चला जाता मौत का देवता। उस बुजुर्ग आदमी को समझ बात आती है, यार कोई तो दुख नहीं है, कम से कम जिंदा तो हूं मैं, कुछ कर सकता हूं मैं, जंगल जाता हूं, लकड़ी बीनता। तो वो बुढ़ा एकदम बुजुर्ग व्यक्ति एकदम से अपना उसकी चाल बदल जाती है उसकी, अरे बच गए, बाल बाल बचे, अभी अभी खेल ही खत्म हो गया होता। तो जीवन है तो आशाएं हैं, जीवन है तो बदलने की भी आपके पास में वक्त है, जीवन है, बदलने का आप कोशिश कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा ये बात सोचिए कि सिर्फ मृत लोगों को 4 कंधों की आवश्यकता होती है, मरे हुए व्यक्ति को ही कंधे पे लेकर जाया जाता है कि दूसरे के सहारे जाता है वो आगे, ठीक है। जिंदा व्यक्ति जो है वो खुद सफर तय कर लेता है। ईसीजी की स्ट्रेट लाइन डेथ का प्रतीक होती है, ईसीजी में आने वाले उतार चढ़ाव जीवन का प्रतीक होते हैं। इसलिए प्लीज, ठीक है, यदि अप्स एंड डाउन आते हैं ना तो इतना डिप्रेस ना हो कि हम आसपास के पूरे माहौल को भी डिप्रेस कर दें, खुद भी जो है नेगेटिव सोचने लगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप इंसान हैं, जीवित हैं, हाथ पैर सही सलामत है, पढ़ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, कुछ और विकल्प सोच सकते हैं, सोचिए उसके बारे में। मेडिकल ही सब कुछ नहीं है, लेकिन यदि मेडिकल के लिए जा रहे हैं आप तो आप अपने को कमर कस लीजिए। यहाँ पर मैं तो अपने बेटे को भी बोलता हूँ, वो बोलता है डॉक्टर बनना है, मैं बोलता हूँ देख भाई ये सोचना मत, ये कॉलेज वाली मुंबई वाली लाइफ जो फिल्मों में देखते हैं, पढ़ना पड़ेगा, भयंकर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जीवन भर भी मेहनत करनी पड़ेगी, और तुमको समाज में अपना स्थान, क्योंकि डॉक्टर समाज में सबसे एलिट स्थान में आता है, ठीक है। कोई कुछ भी हो, कितना ही बड़ा मंत्री संतरी हो, डॉक्टर बोलेगा ये नहीं करना वो करना, उसकी बात मानना पड़ता है, वो जिंदा सब लोगों को रहना होता है, सब लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इसलिए मेडिकल इज सच ए डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड, यहाँ पे आप डिवाइन वर्क करते हैं बहुत सारा, तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और कब बगैर मरे तो स्वर्ग भी नहीं मिलता है, तो वो मरने की लेवल तक उस शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी हमको, है ना। इसलिए जो है अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखिए, अपने आप को जो है वो इंट्रोस्पेक्शन करो। आप मेरे बारे में जजमेंटल बन जाते हैं, दूसरे के बारे में बन जाते हैं, आप अपने बारे में बनिए। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन के कागज पर लिखिए कि मेरी 5 सबसे बड़ी कमियां, मेरे जीवन की खूबियां, मेरे सपने क्या हैं, और मेरी कमियां मेरे सपनों को कैसे अफेक्ट कर रही है, लिखिए कागज पर। किसी को दिखाना मत, अपने पास ही रखना हो और देखना उस कागज को, और अपने आप से कभी झूठ मत बोलना, आगे बढ़ना हो।
हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।